हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वॉर्ड गॉड। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता कि 100 साल पहले जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थे वो एकदम से ही बदलने लग पड़े और उन्होंने ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो मरे हुए थे वो भी एक तरीके से बदलने लग पड़े, एक तरीके से ज़ॉम्बीज बन गए और वो भी अटैक करने लग पड़े इंसानों के ऊपर। जो पूरी दुनिया थी वो नर्क में बदल चुकी थी, जो कि कंट्रोल के अंदर जरा भी नहीं था। पर इस टाइम पे कुछ लोग ताकतवर बन गए, उन्होंने अपनी ताकत को अवेकन किया और वो उन म्यूटेंट्स के साथ लड़ने लग पड़े बार बार। साल 2145 में जितने भी म्यूटेंट्स थे वो इकट्ठा हो गए एक आर्मी में और उन्होंने इंसानियत के ऊपर लास्ट अटैक कर दिया। हमें लास्ट बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है चाइना की कैपिटल में। वहाँ पे कुछ वॉरियर्स होते हैं, अवेकन्ड होते हैं, जो कि लेवल 3 के होते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये म्यूटेंट्स तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, दूसरा बोल रहा होता है कि जितने भी लेवल 1 और लेवल 2 अवेकन थे वो मर चुके हैं। अगर ऐसे चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि हम जो 3rd लेवल वाले हैं उन्हें रोक के रखना पड़ेगा। इन्हें ध्यान देना, इस चीज के पास काफी ज्यादा पावर है। वो जो क्रिएचर होता है वो अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जा रहा होता है उन वॉरियर्स की तरफ और उन्हें पकड़ लेता है। जो हैमर वॉरियर होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे बफ दो ताकि मैं इस चीज को मार सकूं। जो स्पिरिचुअल वॉरियर होती है वो बोल रही होती है कि ये जो म्यूटेंट है ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रहा है। हैमर वॉरियर बोल रहा होता है कि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो क्रिएचर होता है वो उन्हें खाने वाला होता है। वो सब डर चुके होते हैं कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी काफी ज्यादा स्वॉर्ड स्लैशेस आते हैं और उस जो क्रिएचर होता है उसके हाथों को कट कर देते हैं। हैमर वॉरियर सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बच जाते हैं और आगे की तरफ देख रहे होते हैं। हमें एक इंसान दिखाई देता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड लेवल टैलेंट होता है जिसका नाम येनिंग होता है। येनिंग बोल रहा होता है कि ध्यान दो तुम लड़ाई पे। वो सभी एक तरीके से शुक्रिया बोल रहे होते हैं येनिंग को उनको बचाने के लिए। जो आर्चर होता है वो बोल रहा होता है कि एक और म्यूटेंट है येनिंग तुम्हारे सामने, ये एक अननोन तरह का क्रिएचर है। वो जो म्यूटेंट होता है वो ऐसे आसमान में होता है। वो वॉरियर्स बोल रहे होते हैं कि देखने से कुछ ज्यादा अलग सा है। जो हैमर वॉरियर होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मास्टर येनिंग के सामने खड़े हो, मैं तुम्हें ऐसे खत्म कर दूंगा। वो और आर्चर साथ में ऊपर उठ जाते हैं उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करने के लिए। पर वो जो क्रिएचर होता है वो नॉर्मली अपने अटैक को यूज करता है, लाइक ओरा जैसे को रिलीज करता है और उन दोनों वॉरियर्स को वहीं पे खत्म कर देता है। उनके बॉडी के ट्रेसेस भी नहीं बचते वहाँ पे। जो स्पिरिचुअल वॉरियर होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपनी फ्लेम्स को निकाल के बोल रही होती है कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगी। वो जो क्रिएचर होता है वो बिल्कुल एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। तभी येनिंग उस लड़की के सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए और अपनी स्वॉर्ड से उस क्रिएचर के हाथ को रोक लेता है। येनिंग सोच रहा होता है कि ये कैपेबल है, इसने 2 हाई लेवल 3 अवेकन्ड वॉरियर्स को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नॉर्मल लेवल 3 म्यूटेंट नहीं है। वो लड़की को बोलते है कि यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले फाइट करूंगा इससे। वो लड़की सोच रही होती है कि इस लेवल की बैटल में मैं सिर्फ इसे बर्डन ही दूंगी। वो बोलती है कि मास्टर येनिंग तुम ध्यान देना। वो वहां से चली जाती है। येनिंग अपनी स्वॉर्ड से उस क्रिएचर को पीछे की तरफ उड़ा देता है पर उसकी स्वॉर्ड वहीं पे टूट जाती है। वो सोच रहा होता है कि इसके एक अटैक को रोकने से मेरी स्वॉर्ड की ये हालत हो गई, मैं समझ गया हूँ। ये वही चीज है जो मिलिट्री काफी ज्यादा टाइम से जिसके बारे में पता लगा रही थी। ये चीज सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे। ये लेवल 4 म्यूटेंट है, इसके साथ फाइट करने के लिए मुझे सब कुछ यूज करना पड़ेगा जो भी मेरे पास है। वो ऐसे आगे की तरफ अपनी फुल फोर्स को लगा के अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उसका जो स्लैश होता है वो मॉन्स्टर को लगता है, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। येनिंग काफी हैरान होता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ को येनिंग के पेट के आर पार कर दिया होता है। येनिंग ऐसे अपनी स्वॉर्ड को फेंक के नीचे गिर जाता है। वो सोच रहा होता है क्या ये लेवल 4? ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन रेस अभी भी कुछ ज्यादा ही कमजोर है इस तरीके की पावर के अगेंस्ट में लड़ने से। क्या मैं मर रहा हूँ यहाँ पे? जो वर्ल्ड है उसे फिर कोई भी चीज प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, कोई फ्यूचर नहीं होगा इस दुनिया का। वो जो क्रिएचर होता है वो येनिंग को वहीं पे खत्म कर देता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक इंसान होता है। वो सोच रहा होता है जो अकेली होप थी चाइनीज बैटलफील्ड की, गॉड लेवल टैलेंट येनिंग, क्या वो हार गया? अब हम इस अटैक को कैसे रोक पाएंगे? अगर हमने येनिंग को पहले डिस्कवर कर लिया होता और उसे कुछ और टाइम दिया होता ग्रो करने के लिए तो शायद ये चीज नहीं होती यहाँ पे। अब कोई भी तरीका नहीं है कि हमारा बचने का। वैसे अनाउंसमेंट कर देते कि जितनी भी डिफेंस लाइन है उन्हें वहां से भेज दो ताकि जो लेवल 3 अवेकनर्स हैं वो जितने मॉन्स्टर्स को ले सके उतनों को खत्म कर दें। वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपने साथ लेके कूद जाएं और हम सभी साथ में मरेंगे, हम अपनी इज्जत के साथ मरेंगे। वो जो वॉरियर्स होते हैं वो बॉम्ब्स को अपने साथ लेके नीचे कूद
कूद रहे होते हैं और जहाँ जहाँ पे वो गिर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी एक्सप्लोजन्स हो रही होती हैं, जो पूरी अर्थ होती है वो उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो रही होती है और वैसे ही कहानी का अंत हो जाता है। फिर हमें सीन कोई और दिखाई देता है जहाँ पे कोई इंसान अपनी आंखों को खोल रहा होता है और उसे न्यूज सुनाई दे रही होती है जो बोल रही होती है कि आज नवंबर 6 है, साल 61 एकोप्लिक्स का। जो कंस्ट्रक्शन प्लान था सेफ्टी जोन 337 का वो कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आज के दिन रिलीज हो जाएगा। ईस्टर्न चाइनीज सेफ्टी जोन 67 जो है उसके ऊपर सी क्रीचर्स ने हमला कर दिया है। लोकल सर्वाइवर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाओ। हमें ये निंग द्वारा दिखाई देता है जो कि ऐसे सोया होता है, सोच रहा होता है कि मेरा सर घूम रहा है, उस म्यूटेंट ने मुझे मार नहीं दिया था। तभी हमें कुछ इंसान दिखाई देते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, ऐसा लग रहा है जाग गया है। दूसरा बोल रहा होता है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये टेस्ट नहीं ले सकता है, ऐसा बोल रहे थे कि ये बेहोश था किसी वायरस की वजह से, पर वो अब टेस्ट बाहर ले रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मुसीबत में पड़ेगा कि नहीं, चलो इसको मार देते हैं और जो पैसा इसके पास है वो अपने पास रख लेते हैं। दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये सही है, ये एक नॉर्मल इंसान है, ये कोई डिसेंडेंट नहीं है किसी अवेकन्ड इंसान का। जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है वो मर सकते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है इस दुनिया में। वैसे अपनी गन को निकालते हुए बोल रहा होता है अगर तुम जागे नहीं होते तो तुम यहाँ पे सरवाइव कर पाते। येनिंग सोच रहा होता है कि 3 साल पहले की कहानी नहीं है, मैं एक्चुअली में दोबारा पैदा हो गया हूँ और 3 साल पहले पहुंच गया हूँ। ये तो वही दिन है जब मैंने अपना टैलेंट टेस्ट लिया था। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी ने टेस्ट को ही बदल दिया था। चलो बात करना बंद करता हूँ और इन्हें खत्म कर देता हूँ। मैंने कैसे सक्सेसफुल होने दे सकता हूँ दोबारा। वो गन ले लेता है एक इंसान से और ऐसे आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो काफी ज्यादा जोर से पंच मारता है उस इंसान को और वो जो इंसान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि येनिंग ने जो गन होती है वो बिल्कुल उसके सामने रख दी होती है। वो गन से दोनों लोगों को खत्म कर देता है। वो सोच रहा होता है मैंने जो टेस्ट था अपनी प्रीवियस लाइफ में मिस कर दिया था और मैं जो मरे हुए लोग थे उनकी बॉडीज को उठाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहा था। मेरा कोई घर नहीं था 3 साल के लिए। बाद में मिलिट्री ने डिस्कवर किया कि मेरे पास गॉड लेवल टैलेंट है, पर उस टाइम पे जो चाइनीज बैटलफील्ड थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और कोई रिसोर्सेज और टाइम बचा ही नहीं था मेरे लिए ग्रो होने के लिए। मैं 7 ही मंथ में लेवल 3 पे प्रमोट हो गया था, पर मैं लास्ट तक जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। लेवल 4 म्यूटेंट के साथ मेरी लड़ाई तो हुई पर मैं बच नहीं पाया। मॉम जायन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो। मतलब एक तरीके से उसकी बहन या फिर उसकी मदर। वो सोच रहा होता है पर अब ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अगर मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा और स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा तो मैं उन लोगों को बचा सकता हूँ जो मेरे प्यारे हैं और इस एपोकलिप्स को खत्म कर सकता हूँ। वैसे चला होता है उसे कुछ नोटिफिकेशन आती है कि एपोकलिप्स स्वॉर्ड गॉड सिस्टम जो है वो तुमसे जुड़ चुका है। नाम येनिंग। जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि होस्ट को टच करना पड़ेगा टेस्ट क्रिस्टल को 30 मिनट के टाइम पे और एक्टिवेट करना पड़ेगा सिस्टम के फंक्शंस को। अगर होस्ट नहीं कर पाएगा ऐसा तो जो सिस्टम है ये गायब हो जाएगा 31st मिनट पे। तो मैं टिप्स यही देते हैं कि सिस्टम एक्टिवेशन को कंप्लीट करने के बाद जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स हैं वो 100 टाइम्स इंप्रूव हो सकती हैं और फॉरबिडन स्वॉर्ड स्किल्स में स्ट्रेंथन हो सकती हैं। निंग सोच रहा होता है कि कंप्लीटली डिफरेंट है उस सिस्टम से जो मेरे पास पिछली जिंदगी में था। क्या है किसी तरीके की चीट स्किल है? शायद ये इसीलिए बदला है क्योंकि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। चाहे जो मर्जी हो ये मेरी हेल्प करेगा ताकतवर बनने के लिए। मेरे को जल्दी से अपनी टेस्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जो काउंटडाउन होता है 31 मिनट्स का वो स्टार्ट हो जाता है। तभी और ज्यादा गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो, अपने वेपन को नीचे रखो, अलार्म को बजाओ। एक इन्फेक्टेड पर्सन भाग चुका है। वो घेर लेते हैं येनिंग को और बोलते हैं कि वहीं पे रुको, अपने हैंड्स को अपने सर के ऊपर रख दो। येनिंग सोच रहा होता है कि जो लीडर है वो लो लेवल 3 अवेकन्ड है और बाकी नॉर्मल पीपल है। जो अच्छा सोल्यूशन यही होगा कि मुझे लीडर को किडनैप करना पड़ेगा और इन्हें फोर्स करना पड़ेगा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए और जाने देने के लिए। येनिंग ऐसे शूट करता है अपनी गन से और एक इंसान के हाथ से गन छुड़ा देता है। वो जल्दी से उस इंसान के पास जा रहा होता है, उसके पीछे पहुंच जाता है और गन को उसके सर के ऊपर रख के बोल रहा होता है मूव मत करना वरना मैं शूट कर दूंगा। बाकी बोल रहे होते कैप्टन को जाने दो, हमें तंग मत करो, मिलिट्री को अटैक कर रहे हो तुम सेफ जोन के अंदर, ये कैपिटल ऑफेंस है। येनिंग बोल रहा होता है मुझे टेस्ट स्क्वायर में लेके जाओ, तुम्हारे पास 3 सेकंड है सोचने के लिए, अगर तुम उससे ज्यादा सोचोगे तो तुम मर जाओगे। बाकी बोल रहे थे बच्चा पागल हो गया है। कैप्टन बोल रहा होता तुम क्या कर रहे हो, या तुम टेस्ट लेने के लिए जा रहे हो, इंतजार करो, यहाँ
यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो बात करते हैं। येनिंग सुनता नहीं और बोलता है कि चल पड़ो चुपचाप। वो कैप्टन बोल रहे होते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि जाग जाओ, अगर तुम अवेकन भी बन जाओगे फिर भी तुम मौत से नहीं बच पाओगे। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि 100 साल पहले जो दुनिया का अंत था वो साल 2042 में स्टार्ट हो गया था और हम अपोकलिप्स एरा में एंटर कर चुके थे। 10 बिलियन लोग, 10 में से एक भी नहीं उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन थी अवेकन की वो आई। मतलब काफी सारे लोगों में सिर्फ कुछ ही बन पाते थे और उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन की मिलिट्री के साथ चाइना को बचाने के लिए। आज के दिन हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क से गुजरेंगे जिसमें हमने तुम्हारे टैलेंट को टेस्ट करना है। अगर तुम सक्सेसफुल होगे तो तुम्हें प्रोटेक्ट, मतलब तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे अवेकन बन के, और अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और अपनी आम सी जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब स्टार्ट करते हैं डिसेंडेंट्स के साथ, जो कि अवेकन के डिसेंडेंट्स हैं। वो है विलिविंड होता है जो कि सेफ्टी जोन का मिलिट्री कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लाउटियान। ऐसे इंसान वहाँ पे आ रहे होते हैं। एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी ध्यान से, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने होस्टेज ले लिया और वो टेस्टिंग स्क्वायर में आ रहा है। वो बार बार ऐसे रिपीट कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा शोर शराबा मच रहा होता है। जो पूरा सेफ्टी जोन होता है उसमें हुड़दंग मच जाता है। तभी कुछ वॉरियर्स पीछे उड़ते हैं। येनिंग चला होता है कैप्टन के सर के ऊपर गन रख के। लाउटियन बोल रहा होता है कि अपने वेपन को नीचे रख दो और ऐसे रेजिस्ट करना बंद कर दो। अगर तुम अभी नहीं रुकोगे तो तुम्हें ऑन द स्पॉट ही मार दिया जाएगा। जो भी वॉरियर्स होते हैं वो अपने अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और येनिंग को घेर लेते हैं। येनिंग बोल रहा होता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, पर जो वॉरियर्स होते हैं वो गन्स को नहीं हटा रहे होते। येनिंग बोल रहा होता है कि मैं अवेकनिंग सेरेमनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ टेस्ट को लेने के लिए आया हूँ। लाउटियन बोल रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, इसे पकड़ो। सभी जो वॉरियर्स होते हैं वो येनिंग के पास आ रहे होते हैं। तभी येनिंग बोलता है कि जो आर्टिकल 137 है सेफ्टी जोन का, उस पे लिखा हुआ कि जो भी अवेकन होंगे उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये एक तरीके से कैपिटल ऑफेंस और वायलेशन है मिलिट्री ऑर्डर्स का, पर अगर तुम मुझे टेस्ट लेने दोगे तो ये सही होगा। एक इंसान बोलता है अवेकन जाग जाओ। वो काफी ज्यादा जोर से पंच मारते हैं येनिंग को। बाकी सभी येनिंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैडमैन, किस तरीके की रेगुलेशंस की तुम बकवास कर रहे हो। लाउटियन बोलता है यहीं पे खत्म हो जाओ, मतलब खत्म कर दो। एक इंसान येनिंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है स्वॉर्ड से, ये बोल के कि यही लो है। तभी एक जो हेलीकॉप्टर होता है वो उनके ऊपर आ जाता है और नीचे लाइट कर रहा होता है। एक इंसान बोल रहा होता है कि सुपरसोनिक स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जो सुप्रीम कमांडर होता है हेवन लिविंग मिलिट्री रीजन का, वो नीचे कूद जाता है। वो 3rd लेवल अवेकन्ड होता है जिसका नाम जाओ हाई होता है। जाओ हाई नीचे कूद जाता है इतने ऊपर से। एक इंसान सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओरा जो टेस्ट है वो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कमांडर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो सोच रहा होता है कि जो मिलिट्री रीजन है उसमें काफी ज्यादा कम हाई लेवल अवेकन है, इसकी जिंदगी हमेशा रिस्क में रहती है। तो ये दिखा रहा है सभी लोगों को कि ये क्या कर सकता है। जाओ बोल रहा होता है ऐसे अपनी आगे खड़े होके कि अगर अवेकनिंग अनसक्सेसफुल होगी तो इसे खत्म कर देना ऑन द स्पॉट। येनिंग बोल रहा होता है कि अरेंज करो टेस्ट मेरे लिए, मैं करूंगा जो भी टेस्ट होगा। जाओ बोल दे तरीके से कि सभी यहाँ से चले जाओ। बाकी बोल रहे होते हैं वॉरियर्स का इसकी सच्ची मुच्ची टेस्टिंग होगी। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि ये हमेशा सपना होता ही है नॉर्मल इंसानों का, कि वो सपना देखते हैं कि वो एक दिन अवेकन हो जाएंगे। जो लोग कचरे से आए होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनके पास टैलेंट है, कितना ज्यादा गंदा है। यानी ऐसे आगे की तरफ जा रहा होता है, सोच रहा होता है मेरी पहले की जिंदगी में मेरे को मैनिपुलेट किया गया था, फिर गलतियों के बाद गलतियां होती गई। ये नई जिंदगी है, ये बिल्कुल मैं सही तरीके से जीऊंगा। जो मेरी जिंदगी है वो मेरे अपने हाथों में होनी चाहिए। वो अपने हाथ को उस स्टोन के पिलर के ऊपर रख देता है। एक काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी पूरे एरिया को कवर कर रही होती है। ये देख के जाओ भी हैरान हो जाता है और लाउटियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो पिलर होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक वायलेट एनर्जी से ग्लो कर रहा होता है। येनिंग सोच रहा होता है स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में आ रही है, ये फेमिलियर सी फीलिंग, चलो पहले ट्राई करते हैं इसे। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो टैलेंट टेस्टिंग है वो प्रोग्रेस में है। करंट लेवल D है, फिर C पहुंच जाता है, फिर B पहुंच जाता है। जो टेस्टिंग प्रोग्रेस होती है वो चलती रहती है। लाउटियन सोच रहा होता है इसका लेवल बढ़ते जा रहा है, क्या इस बच्चे के पास सचमुच हाई लेवल है। करंट लेवल उसका A पहुंच जाता है। येनिंग सोच रहा होता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरी बॉडी को फील कर रही है। एक तरीके से मेरी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी फील कर रही है। टेस्टिंग क्रिस्टल तुम और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल सकते हैं मेरी बॉडी के अंदर। जो एनर्जी होती है वो
बढ़ती जा रही होती है। लाउटियन बोल रहा होता है इस ऑर्डिनरी इंसान के पास लेवल ए का टैलेंट है, ये चीज होना तो 1 मिलियन में भी काफी ज्यादा कम होता है। जाओ बोल रहा होता है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है, क्या इसका लेवल इससे भी हाई होगा। एनर्जी ऐसे ही बढ़ती जा रही होती है, जो इसका लेवल होता है वो इंक्रीज होता जा रहा होता है। जो एनर्जी होती है वो येनिंग की बॉडी के अंदर जा रही होती है। जो इंसान होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर ऐसे ही काफी बड़ा जो एनर्जी का पिलर होता है वो काफी ऊपर पहुंच जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि जो टैलेंट है वो लेवल एस का है। ये देख के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ सोच रहा होता है कि इसका फाइनल रिजल्ट अभी अनाउंस भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी भी टेस्ट कंटिन्यू है। ये बच्चा, इसका करंटली जो टैलेंट लेवल वो एस है, ये फ्यूचर 3rd लेवल अवेकेंड है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है सभी पूरे चाइना के लिए। जाओ अनाउंस कर देता है कि जितने भी लोकल ट्रूप्स हैं तैयार हो जाओ सिटी के बाहर जाने के लिए। हमें म्यूटेंट के अटैक को रोकना पड़ेगा। स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स को डाल दो, मिलिट्री पेट्रोल्स को स्टार्ट कर दो पूरे सराउंडिंग में। किसी भी तरीके का एक्सीडेंट को रोकना है। जितने भी रूट्स हैं उन्हें बंद कर दो, सभी चीजों को ब्लॉक कर दो। ऐसे जो एनर्जी होती है वो पूरे अरेना को कवर कर रही होती है, वेव्स की तरफ फैल रही होती है। जो टेस्टिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है, एनर्जी फाइनली शांत होने लग पड़ती है। उसका टेस्ट लेवल ये मतलब सुनने से पहले जाओ पहले अपनी स्क्रीन को नीचे फेंक देता है और बोल रहा होता है ये एक्चुअल में प्योर ब्लडेड एसएस है, मतलब इसका लेवल एसएस होता है। जाओ सोच रहा होता है कि अगर लेवल एस 3rd लेवल अवेकेंड बन सकता है तो लेवल एसएस डेफिनेटली 3rd लेवल को सरपास कर सकता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बदलने वाली है। जाओ काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है ये अच्छा, ये काफी ज्यादा अच्छा है। हमारा जो है लिविंड सेफ जोन है उसमें इतना अच्छा टैलेंट आया है। एक इंसान बोल रहा होता है तुमने सुना, सुप्रीम कमांडर इसे प्रेस कर रहा है, मुझे कुछ ज्यादा जेलसी हो रही है। दूसरा बोल रहा होता है कि चीजें कुछ ज्यादा जल्दी बदल गई, ये गंदा था कुछ टाइम पहले। बाकी बोल रहे होते हैं कि ऐसी बातें मत करो, ये फ्यूचर में हमारा सुपीरियर हो सकता है। येनिंग सोच रहा होता है कि जो मेरा टैलेंट है वो ऑब्वियसली ट्रिपल एस है, जो हाईएस्ट लेवल होता है थ्योरी में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो टेस्ट क्रिस्टल की लिमिट होगी वो सिर्फ डबल एस ही होगी। चाहे जो भी हो ये भी काफी है। जो मैटर करती है चीज वो ये है, जो सिस्टम ने मुझे क्वेस्ट दी थी, मतलब मिशन दिया हुआ था, वो अपने सिस्टम के पैनल को ओपन करता है। उस पे स्वॉर्ड गॉड सिस्टम लिखा होता है, नाम लिखा होता है, इफेक्ट चला होता है उसका कि स्किल पावर को वो 1000% से इंक्रीज कर सकता है। किसी भी स्पोर्ट स्किल को लर्न करने के बाद वो लेवल एसएस पे पहुंच जाएंगी। उसके साथ में ही एक तरीके से साइकिक एनर्जी इंक्रीज होने की पावर मिलती है, जिससे जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैक्सिमम पहुंच सकते हैं और कोई भी तरीके की उसकी टैलेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और साथ में हर एक 48 आवर्स के बाद जो स्किल है वो दोबारा यूज हो सकती है बिना किसी कंजप्शन के, वो भी अनलिमिटेड लेवल तक। वो शांति की सांस लेता है और सोच रहा होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। 1 मिनट रुको, पूरी नेशन के एफर्ट्स लगा के भी मेरी पिछली जिंदगी में हम सिर्फ 2 लेवल एसएस, मतलब 2 लेवल एस और 1 ए लेवल स्किल्स तक पहुंचते थे, पर अब ये जो सिस्टम है मेरी स्किल्स को लेवल ट्रिपल एस में बदल सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। मेरे को आइडिया है कि मेरे को कैसे इन स्किल्स को टेस्ट करना है। तब जाओ वहाँ पे पहुंच के बोल रहा होता है स्टूडेंट येनिंग, कांग्रेचुलेशन तुम्हारे डबल एस टैलेंट के लिए। मुझे बताओ किस तरीके की रिवॉर्ड को तुम चाहते हो, अंकल चाहे तो मैं डेफिनेटली वो देगा। तभी लाउटियन वहाँ पे आ रहा होता है और मतलब आवाज लगा रहा होता है येनिंग को। येनिंग पूरी तरीके से सिस्टम में खोया होता है। जाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। जाओ बोलता है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तुम, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी अवेकन हुआ, ये अभी भी शौक में है। वो हंसता और बोलता है कि अंकल जाओ भी काफी ज्यादा स्टन था तुम्हारी तरह, जैसे मेरी भी अवेकनिंग हुई थी। चलो चलते हैं, ऐसे तुम्हें सुन नहीं रहना है, मेरे ऑफिस में चलो बात करने के लिए। येनिंग चला होता है। जाओ बोल रहा होता है कि येनिंग तुम्हें ऐसे ही फ्रेम किया गया और तुम ऑलमोस्ट अपने टेस्ट को तुमने मिस कर दिया था। मैंने लोगों को भेजा पता लगाने के लिए कि तुम्हारे पीछे कौन कौन था। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इन चीजों को पूरे अच्छे तरीके से और तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। और मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें मैं फर्स्ट कैंडिडेट सेंड करूंगा सीडलिंग प्रोग्राम में। अगर तुम्हारा हाई लेवल वेरिफिकेशन पास हो जाएगा तो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड 3rd लेवल पर्सन होगा जो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें रिसोर्सेज इक्विपमेंट सब देगा। अभी के लिए पहले बात करते हैं तुम्हारे टैलेंट के बारे में। अंकल जाए तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे प्लान के साथ। येनिंग सोच रहा होता है कि मैं बाकियों को सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता हूँ, तो मुझे इसे बताना पड़ेगा मेरे ओरिजिनल टैलेंट के बारे में। येनिंग बोल रहा होता है साइकिक टैलेंट है मेरा, टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ मैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। जाए बोल रहा होता है अच्छा साइकिक टैलेंट ये काफी ज्यादा रेयर है,
है। तुम्हें एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे कैपिटल से जो तुम्हें गाइड करेंगे। अच्छा ये यानी किस तरीके की रिवॉर्ड को तुम चाहते हो? यानी बोल रहा होता है अगर पॉसिबल है तो मैं स्वॉर्ड स्किल्स को चाहता हूँ कमांडर जायो। जायो बोल रहा होता है आसान है, वो बोलता है कि जल्दी से कॉपी लाओ, हाई लेवल की लाना। एक इंसान बोलता है कमांडर जायो हाईएस्ट लेवल है हमारे स्टोर में। जायो येनिंग को दे देता है उसे। येनिंग बोल रहा था शुक्रिया कमांडर जायो, अगर कुछ भी नहीं है और बात करने के लिए तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। जायो बोल रहा होता है क्या तुम एक्साइटेड हो अपनी फैमिली के पास जाने के लिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो? तुम मैं समझ गया हूँ, कुछ एलीट सोल्जर्स येनिंग को फॉलो करेंगे, तुम्हें सेफ्टी मेंटेन करनी है इसकी। अगर कोई इशू होगा तुम डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर सकते हो। और एक और चीज मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि येनिंग का चांस कैसे चला गया था, वो टेस्ट क्यों नहीं ले पाया? मुझे 24 घंटे से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन इस चीज के पीछे था, चाहे कोई भी इन्वॉल्व क्यों ना उसके पीछे। मैं अरेस्ट करूंगा उन्हें, फिर बात करूंगा। जो इंसान होते हैं वो बाकी सभी वो वैसे करने लग पड़ते हैं। फिर हम ऐसे ही शहर का सीन दिखाई देता है। एक ट्रक किसी स्लम जैसे एरिया में पहुंचता है। येनिंग वहां पे आ जाता है और बोलता है कि सीन एरिया पे रुको, मैं अपने घर में खुद ब खुद ही जाऊंगा। बाकी बोल रहे होते हैं कि देखो ये येनिंग नहीं है क्या, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, ये मिलिट्री व्हीकल में कैसे आ रहा है? दूसरा बोल रहा होता है कि अपनी आवाज को कम करो, कुछ ना कुछ बात है। अगर इतने ज्यादा लोग इसे मतलब इसके साथ आए हैं जो कि अवेकन है खासकर। येनिंग देखता है आगे की तरफ, उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो जावान आवाज लगाता है, वो येनिंग की यंगर सिस्टर होती है। जावान बोलती है ब्रदर। येनिंग सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें पिछले जन्म में बचा नहीं पाया था, मुझे माफ कर दो। इस जिंदगी में मैं तुम्हें उस जिंदगी से मतलब उस तरीके की जिंदगी की तरह नहीं जीने दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जावान बोल रही होती है ब्रदर हमने एक दूसरे को 1 साल से ज्यादा हो गया नहीं देखा था, क्या तुम ट्रेनिंग कैंप में थे? तुम बाहर कैसे आए? येनिंग बोल रहा होता है तुम्हारे ब्रदर ने टेस्ट ले लिया है। जावान बोल रही थी तुम रो क्यों रहे हो? येनिंग बोलते है कि कुछ भी नहीं, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देख के। जावान बोल रहे थे ब्रदर चलो घर चलते हैं, मॉम काफी ज्यादा चिंता में थी जब से तुम चले गए थे। येनिंग बोलता है कि ठीक है चलो साथ में मिलके मदर को सरप्राइज करते हैं। जावान बोलते ब्रदर देखो आज मैं लकी थी, मैंने और ज्यादा पार्ट्स को पिक किया है, हम जा सकते हैं और केक का पीस खा सकते हैं। ब्रदर हम भरपेट खाएंगे आज। येनिंग बोल रहा होता है बेवकूफ बच्ची, हम अब से अच्छा ही खाएंगे। जावान बोलते सच्ची में मीट भी खा सकते हैं? येनिंग बोलता ऑफ कोर्स जितना तुम खा सकते हो उतना। वैसे खाना खा रहे होते हैं। उसकी मदर बोल रही होती है कि प्रोसेस कैसी थी अवेकनिंग टेस्ट की? काफी सारे नेबर्स पूछ रहे हैं उसके बारे में। येनिंग बोल रहा होता है मैंने पास कर लिया मॉम, मैं ऑलरेडी एक अवेकन बन चुका हूँ। उसकी मदर होते हुए बोल रही होती है सच्ची में? येनिंग बोल रहा होता है हाँ। जावान को खुश होती है और बोलती है कि हाँ मेरे भाई तुम सचमुच हमारे प्राइड हो, अगर तुम पास हो चुके हो तो हमारी फैमिली अब अच्छा खाना खाएगी ना? येनिंग बोलता हाँ अच्छा खाने खाएगी। फिर वो ऐसे सोए होते हैं। येनिंग देख रहा होता है अपनी मदर और बहन की तरफ और सिस्टम को एक्टिवेट करके बुक लर्निंग सेक्शन पे जाता है। जो सिस्टम होता है वो लेवल सी स्किल को डिटेक्ट करता है जो कि स्वॉर्ड स्किल होती है और उसे वो लेवल SSS में कन्वर्ट कर देता है। जो स्किल होती है वो स्वॉर्ड स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक ऐसी पावर होती है जो कि 4500 पॉइंट्स को यूज करती है स्पिरिचुअल एनर्जी के और एक टोर्नेडो टाइप ही बना देती है स्वॉर्ड की का। काफी ज्यादा बड़ा अटैक होता है कुछ टाइम के लिए पूरे एरिया में। जो स्किल है वो काफी ज्यादा स्पीड पे चलती है, आर्मर को तोड़ सकती है, डिस्ट्रक्शन करती है और काफी ज्यादा अलग अलग चीजें कर सकती है। जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो 10,000 गुना बढ़ा दी गई है जो कि करंट लेवल था उससे, तो तुम्हें ध्यान से इसे यूज करना है। येनिंग हैरान होकर सोच रहा होता है कि इसने C क्लास को SSS में कन्वर्ट कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने काफी ज्यादा चीजें देखी हैं पर इस तरीके की चीज तो मैंने कभी देखी नहीं। तो एक अटैक के लिए मुझे 4500 स्पिरिचुअल पॉइंट चाहिए। रुको, वो अपने करंट लेवल को देखते हैं। उसकी विल 15 पॉइंट होती है और स्पिरिचुअल एनर्जी 1500 पॉइंट होते हैं। लेवल 3 पे उसके पास 400 पॉइंट्स होंगे स्पिरिचुअल एनर्जी के। येनिंग सोच रहा होता है अगर मैं इक्विपमेंट बोनस को काउंट ना करूं तो स्वॉर्ड स्टॉर्म एक बार यूज करना ही मुझे 3rd लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, मतलब 3rd इंटरमीडिएट लेवल पे अगर मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है कि मैं इस स्किल को 48 आवर्स में यूज कर सकता हूँ, वरना अगर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म भी हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब 48 आवर्स उसके बाद मैं दोबारा अपनी एनर्जी को रिकवर करके कर सकता हूँ अटैक। पर ये बुरी बात है कि मैं इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ सिस्टम के बारे में। मैं अपनी स्किल्स के बारे में और पावर के बारे में बाकियों को क्या ही बताऊंगा। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो जब तक मैं 2nd लेवल पे नहीं पहुंचता हूँ मुझे स्वॉर्ड स्टॉर्म को नहीं यूज करना बाकियों के सामने। वेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कमांडर मुझे प्रोग्राम में लेके जाएगा। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं कुछ मुसीबतें ना डाल लूं, पर ये एक हाई लेवल स्किल है जो कि कभी भी मेरी जिंदगी में मैंने पिछली में नहीं देखा। मैं सचमुच इसे यूज करना चाहता
हूँ। वो बोलता है हाँ। वो मिलिट्री रीजन काम में नहीं आएगा। वो सोच रहा होता है कि अपोकलिप्स के साथ जो वर्ल्ड था वो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ भर चुका था। काफी ज्यादा डंजन्स हर जगह आ चुकी थी। अवेकन्स भी बढ़ रहे थे तो एडवेंचर और ट्रायल्स भी बढ़ रहे थे। जो इन्फॉर्मेशन है डंजन के बारे में वो इंसान इकट्ठा करने लग पड़े एक तरीके से। मिलिट्री ने काफी ज्यादा लोगों को भेजा था और रिसोर्सेज लगाए थे रिसर्च करने के लिए और टेस्ट डंजन्स को डेवलप करने के लिए। ये इन्होंने इसीलिए बनाए ताकि वो अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग करा सके। नेचुरली क्रिएटेड डंजन के हिसाब से जो टेस्ट डंजन है वो इतनी खतरनाक नहीं होती है और उससे बचा जा सकता है। वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है तो एक तरीके से सही है, मरेंगे भी नहीं और ट्रेनिंग भी हो जाएगी इंसान की। ये नहीं सोच रहा होता है कि मैं जा सकता हूँ टेस्ट डंजन में, मतलब प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं जाके। वो चला होता है। हमें हेवली विंड सेफ्टी जोन टेस्ट डंजन का सीन दिखाई देता है। येनिंग बोल रहा होता है प्लीज लो लेवल डंजन को ओपन करो एक पर्सन के लिए, किसी भी तरीके की सही रहेगी। एक इंसान बोल रहा होता है ये येनिंग जिसका टैलेंट लेवल SSS है। कमांडर ने बोला कि हम डंजन ओपन कर सकते हैं इसके लिए। वो बोल रहा होता है एक इंसान तुम्हें किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई साथी तो होना चाहिए। जितनी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है ये डेंजरस होगा तुम्हारे लिए एंटर करना अकेले। येनिंग बोलता है कि मैंने बस एक स्मॉल टेस्ट करना है अंदर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो ऐसे गायब हो जाता है, डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। हमें डंजन की एंट्रेंस का सीन दिखाई देता है। सिटी का सीन होता है, डेंजर लेवल होता है। येनिंग सोच रहा होता है ये एपोकलिप्स के बाद बनाया गया है तो जो डंजन के अंदर मुझे वेपन दिया जाएगा वो डैगर है। यही तो चाहता था, जितना ज्यादा कमजोर वेपन होगा उतना ज्यादा आसान हो जाएगा मेरी स्किल को टेस्ट करने के लिए। वैसे चला होता है एक मॉन्स्टर छुप के येनिंग की तरफ देख के अटैक करने के लिए आ जाता है उसकी तरफ। येनिंग बोलता तुम खुद ब खुद यहाँ पे आ गए। वो उस मॉन्स्टर से बच जाता है और बोलते है कि मुझे पॉइंट्स दो। वो अपने डैगर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। वो सोच रहा होता है बुरा भी नहीं है जरा भी, चलो हंट करने का टाइम है अब। फिर ऐसे येनिंग आगे आगे जा रहा होता है, उसे एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर भी येनिंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है। वो येनिंग को खाने लगा होता है तभी येनिंग अपने डैगर से उसके नीचे वाले जो पे अटैक कर देता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। येनिंग सोच रहा होता है कि जो मेरी करंट फिजिकल स्टेट है वो सही नहीं है। जो मेरी प्रीवियसली ऑब्टेन्ड कॉम्बैट स्किल्स थी वो ज़ॉम्बीज को मारना आसान बना दे रही हैं, पर मुझे अगर टेस्ट स्किल को मतलब टेस्ट करना है एक तरीके से तो मुझे अंदर वाले एरिया पे जाना पड़ेगा। जो एग्जिट है वो स्टेयर्स के थ्रू है। शॉप्स के थ्रू जाने के बाद जो रीजन का बॉस होगा वो मुझे दिखाई दे जाएगा। वैसे चला होता है, उसे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। येनिंग ऐसे भाग रहा होता है और बोलता है कि ये सही है, जितना ज्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा अच्छा है। ये बुरी बात है कि चाहे जितने ज्यादा नॉर्मल ज़ॉम्बीज को तुम मारोगे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। मेरे को बॉस को फाइंड करना पड़ेगा और उसे खत्म करना पड़ेगा। वैसे भाग गिरा होता है, वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे बॉस की उसे नोटिफिकेशन आ जाती है जो कि बॉस का रीजन होता है। वो पीक लेवल 1 म्यूटेंट होता है जिसका नाम कॉर्प्स च्यूअर होता है। एक बहुत बड़ा क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। येनिंग सोच रहा होता है कितना ज्यादा फास्ट है। वैसे जंप करता है और उस क्रिएचर के ऊपर पहुंच जाता है और अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सोच रहा होता है कि चाहे जितनी मर्जी बेइज्जती की बात क्यों ना हो, तुम सिंपली डंजन को छोड़ के जा सकते हो। वो स्किल एक तरीके से रेडी हो जाती है उसकी यूज करने के लिए। वो उस एनर्जी ब्लास्ट को यूज कर देता है और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को हिट कर रही होती है। जो स्वॉर्ड स्टॉर्म होता है वो परफेक्टली काम कर रहा होता है और वो जो क्रिएचर होता है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। येनिंग बोलता है ये एक ही अटैक में खत्म हो गया। जो मॉन्स्टर होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो हर जगह गिरे होते हैं। येनिंग बोल रहा होता है कि अगर मैं स्किल को टेस्ट करने के लिए नहीं आया होता मुझे पता नहीं लगता कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पावर से एक वीक लेवल 2 म्यूटेंट भी खत्म हो सकता है। अभी मैं सिर्फ लेवल 0 पे हूँ। उसे अनाउंसमेंट होती है कि तुमने पीक लेवल 1 म्यूटेंट को मारा है, 5 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स तुम्हें मिलते हैं। येनिंग सोच रहा होता है कि जो एक्सपीरियंस होता है टेस्ट डंजन से वो स्पिरिचुअल स्टोन से आता है जो कि मिलिट्री रीजन देती है। ये नॉर्मल डंजन से ज्यादा अच्छी नहीं है। मैंने कभी टेस्ट डंजन के बारे में नहीं सुना जो इक्विपमेंट्स में देते हैं, तो ये चीज आ कहाँ से रही है। उसे ग्लव मिलता है जिससे एजिलिटी एक टाइम बढ़ती है, स्पीड और शूटिंग स्टेबिलिटी भी 15% से इंक्रीज होती है। येनिंग सोच रहा होता है इस एपोकलिप वर्ल्ड में एक ऑर्डिनरी लेवल 2 अवेकन पूरा सेट नहीं पा सकते इस फाइट इक्विपमेंट का, तो इनमें से एक भी बुरा नहीं है स्टार्ट करने
करने के हिसाब से। जो मिशन है मेरा यहाँ पे वो खत्म हो चुका है और ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि मुझे इक्विपमेंट में मिल गया। अब यहाँ पे रुकने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, अब इस डंजन को छोड़ने की बारी है। वो ऐसे डंजन के बाहर आके बोल रहा होता है कि मेरा यहाँ पे काम हो गया है, ये लो टोकन, शुक्रिया। जो डंजन का रखवाला होता है वो सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा जल्दी बाहर आ गया, ये शायद ज़ॉम्बीज को देख के डर गया होगा, है ना। तभी एक इंसान बोल रहा होता है किसने उस टीम को डंजन के अंदर आने दिया। एक इंसान वहाँ पे आता और बोलता है कि मैं तुम्हें बोला नहीं था कि तुम किसी को अंदर नहीं आने दे सकते हो। जो डंजन की डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा है, मैं तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम इसे याद क्यों नहीं करते हो। एक इंसान बोलता है ब्रदर एक्चुअली में एक टीम नहीं एंटर की थी। जो सुपरवाइजर होता है वो बोलता है टीम एंटर नहीं की है, अगर टीम अंदर नहीं गई है तो म्यूटेंट को किसने मारा और इक्विपमेंट भी आया। लेवल 2 अवेकन तो नहीं बोर हो गया था और वो तो नहीं इस डंजन के अंदर चला गया था, है ना। इंसान बोल रहा होता है ये नहीं गया था इस डंजन के अंदर अभी अभी, उसने ये चीज बोली थी कि वो किस चीज को टेस्ट करने के लिए गया है। क्या इसका मतलब ये वो चीज टेस्ट करने के लिए गया था कि वो डंजन बॉस को हरा सकता है कि नहीं। तो ऐसे बाहर घूम रहा होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो चीजें बेच रहे होते हैं। एक गन बेच रहा होता है जिसके बदले में वो 7.5 किलो आटा मांग रहा होता है। येनिंग सोच रहा होता है ऐसे तो मैं पीक लेवल 1 म्यूटेंट को आसानी से हरा दिया मैंने, पर सिचुएशन अभी भी कुछ ज्यादा खराब है। बाहर एक इंसान होता है और बोल रहा होता है कि जल्दी करो, इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं। तभी इंस्पेक्शन वाला आता है और बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, किसका बच्चा है ये। वो ऐसे भाग रहे होते हैं। येनिंग सोच रहा होता है कि उस डिजास्टर की बात ही क्या करनी जो 1 साल बाद होगा। जो है लिविंग सेफ जोन है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, हर तरफ लाशें बिछी होंगी। ये सब कुछ एक लेवल 3 म्यूटेंट की वजह से होने वाला है जो कि काफी खतरनाक अटैक करने वाला है इस जगह पे। 10 दिन में ज़ॉम्बीज का अटैक होने वाला है और हेवली विंड सिटी में। वो हेवली विंड सेफ जोन के ऊपर अटैक करेंगे। जो खतरा है मदर के ऊपर और जावियान के ऊपर वो अभी भी चला हुआ है, अभी उसे मिटा नहीं सकता हूँ मैं, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी ऐसे में मीटिंग का सीन दिखाया है, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक रिपोर्ट आई हुई है लेवल SS टैलेंट से जो कि हेवली विंड सेफ जोन का है। क्या तुमने रिपोर्ट पढ़ी। वो कैपिटल सेफ जोन होता है एक तरीके से सेंट्रल आर्मी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स। एक इंसान बोल रहा होता है कि लेवल SS टैलेंट प्योर ब्लड ये तो काफी ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। लेवल 3 में आजकल काफी ज्यादा लोग मरे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है कि इस तरीके का टैलेंट हमारे रैंक्स में आ चुका है। एक इंसान बोल रहा होता है कि वेल हमें ट्रेनिंग की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और जितने रिसोर्सेज हमें चाहिए वो हमें पाने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी। ऐसा क्यों नहीं करते हम उसे कि डायरेक्टली कैपिटल मिलिट्री रीजन में डालते हैं और उसे कमांडर इन चीफ इंस्ट्रक्टर देते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है कि क्या तुम उस रूल को तोड़ने की बात कर रहे हो जो कि लेवल 3 और 4 के बीच में है। दूसरा बोल रहा होता है कि हम में से कोई भी चाहे जितने भी हाई लेवल अवेकन क्यों ना हो, चाहे 4 ग्रेड कमांडर्स या फिर पीक लेवल 3 मिलिट्री ऑफिसर्स क्यों ना हो, कमांडर इन चीफ उनमें से कोई भी लेवल 4 तक नहीं पहुंच पाया है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ट्रेनिंग की नहीं थी अच्छे रिसोर्सेज के साथ। वो पहले वाला बोल रहा होता है हाँ लग रहा मुझे कि आइडिया अच्छा है, ट्राई करना तो बनता ही है। दूसरा बोल रहा होता है कि हाँ लेवल SS टैलेंट येनिंग को हम सीडलिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करते हैं और उसे नंबर 1 मान के ट्रेन करेंगे, उसे जल्दी से जल्दी कैपिटल मिलिट्री रीजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तभी एक इंसान वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो मना कर देता है। बाकी बोल रहे होते क्यों, तुम इस तरीके के टैलेंट को क्यों मना कर रहे हो, क्या 4th मिलिट्री रीजन द्वारा से बहस नहीं लगेगा क्या हमसे, क्यों आ रहे हो तुम बीच में। वो बोल रहा होता है कि तुमने लास्ट पैराग्राफ को नहीं पढ़ा था अर्जेंट रिपोर्ट के, उसने एक साइकिक सिस्टम को अवेकन किया है। हमें पता स्टार्टिंग से कि लास्ट 70 इयर्स में कोई भी लेवल 3 का साइकिक सिस्टम हुआ ही नहीं है। जो लोग साइकिक सिस्टम को अवेकन करते हैं उनके पास काफी ज्यादा कमजोर फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, वो कुछ खास नहीं होते हैं, वो सपोर्ट ही दे सकते हैं पीछे से। बाकी अवेकन की प्रोटेक्शन के बिना वो अकेले लड़ नहीं सकते हैं, उनका अकेले लड़ना एक तरीके से सुसाइडल ही है। और रही बात प्रमोशन मिशन की, तो लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंचना किस्मत के ऊपर होता है उनके लिए। और रही बात पीक लेवल 2 से 3 तक जाने के लिए, तो तुम्हें पता है ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। जो नंबर है सक्सेसफुल प्रमोशन के वो 0 हैं। ये सुन के बाकी सभी चुप हो जाते हैं, फिर बोल रहे होते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, इससे येनिंग की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो रही है, रिसोर्सेज काफी ज्यादा प्रीशियस है और हम उन्हें ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था, वो जो होता है लेवल 3 अवेकनर, वो बोल रहा होता है कि येनिंग की सिलेक्शन मना कर दी गई। वेल साइकिक सिस्टम लेवल 3 तक नहीं पहुंच सकता है तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। उसका साथी बोल रहा होता है कमांडर जायो, हमें अभी भी उसे सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए जो हम पहले दे रहे थे। जायो बोल रहा होता है कि ऊपर से कंफर्म हो चुका है कि उसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, अगर ऐसी बात है तो जो ओरिजिनल प्लान था उसे कैंसिल कर दो, जो भी लोग उसे भेजे हुए थे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें वापस बुला लो। वो इंसान बोल रहा होता है
और जो आपने इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी हुई थी येनिंग के टेस्ट को रोकने के लिए, वो भी हमें कंटिन्यू करनी है कि वो भी रोक देनी है। जायो बोल रहा होता है कि मैं पहले मान गया था क्योंकि उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है तो इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है। वो साथी बोल देता ठीक है। तभी कुछ इंसान होते हैं येनिंग के साथ में, वो बोल रहे होते हैं कि येनिंग जो हायर अप्स हैं उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है, तुम्हारा पोटेंशियल सिर्फ लेवल 2 का है और सेफ्टी जोन ने कैंसिल कर दिए तुम्हारे प्लान्स को, तुम्हें कोई जरूरत नहीं सीडलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की, सभी नोटिस हमें मिल चुके हैं तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। येनिंग बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा पोटेंशियल सिर्फ लेवल 2 का है, जो मेरा टैलेंट है वो लेवल SS जितना है, टेस्ट ने लेवल SS बोला फिर भी मेरा पोटेंशियल काफी है। वो सोच रहा होता है मैं समझ गया हूँ, जो हेवनली विंड सेफ जोन है उसके ऊपर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जो साइकिक अवेकन्ड है वो कचरे की तरह माने जाते हैं और इन लोगों को पता नहीं है अभी कि एक जो अवेकन्ड इंसान होता है वो लेवल 4 तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उनका साइकिक स्टैट पावरफुल नहीं होता है। उन्हें साइकिक सिस्टम को प्रैक्टिस करना पड़ता है अपने आप का जो होता है अगर उन्हें लेवल 4 तक पहुंचना होता है। ये अभी तक किसी भी इंसान को पता नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वर्ल्ड में इस तरीके की चीज रोकेगी सीनियर्स को मेरी असली वैल्यू जानने के लिए। क्या मैं कैपिटल में जाऊं और उन्हें बताऊं कि जो मेरा टैलेंट है वो SSS है और जो साइकिंग मतलब जो साइकिक अवेकनिंग है वो एक तरीके से लेवल 4 तक तुम्हें पहुंचा सकती है, पर मेरे जो वर्ड्स हैं उसका कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं इस टाइम पे, क्या तरीका ढूंढूं जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को लेवल 3 तक पहुंचा सकता हूं। अगर मैं लेवल 3 तक पहुंच जाऊंगा तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। मेरे पास स्वॉर्ड गॉड सिस्टम है, स्वॉर्ड स्टॉर्म है, ये जो स्टार्ट है ये मेरी पहले की जिंदगी से काफी ज्यादा अच्छा है। चलो जाता हूँ और जो म्यूटेंट्स हैं उन्हें खत्म करता हूँ। फिर हमें विंड फॉरेस्ट का सीन दिखाई देता है। येनिंग चला होता है तो वो जो होते हैं इंस्पेक्टर उनमें से एक बोल रहा होता है कि इस इंसान के पास राइफल कैसे है, तुम क्या हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, चलो टीम अप करते हैं, इससे तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा बोल रहा होता है कि हमें फॉलो करो, हम तुम्हें सेफ रखेंगे। येनिंग बोल रहा होता है कि टीम बनाना, लेवल 1 म्यूटेंट्स ज्यादा एक्सपीरियंस देते नहीं है स्टार्टिंग से, इतने ज्यादा लोगों में हम बांटेंगे उसे तो हमें क्या ही मिलेगा, मैं कोई टीम अप नहीं करना चाहता हूँ। तो वो इंसान बोल रहा होता है कि बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो, हमने देखा कि तुम अकेले हो इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे, पर अगर तुम नहीं चाहते हो ऐसा तो भूल जाओ, लग जाएगा पता तुम्हें टाइम के साथ, हम दया दिखा रहे थे तुम्हें, तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मतलब तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है। येनिंग गुस्से से बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ। वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है। वो जो इंसान होता है वो उसके ओरा को देख के डर जाता है और सोच रहा होता है कि इसकी आंखें कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही हैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक बीस्ट मेरी तरफ घूर रहा है। वही इंसान ऐसी आंखें पा सकता है जिसने काफी ज्यादा जिंदगी और मौतें देखी हुई हैं। ये जो बच्चा ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। येनिंग ऐसे अकेला चला जाता है वहाँ पे और चला होता है और बोल रहा होता है अब जो ये जो फॉरेस्ट ऑफ डिके है ये सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेस है हेवनली विंड सेफ जोन के बाद। अगर मुझे अच्छे तरीके से याद है तो यहाँ पे 2 लेवल 1 म्यूटेंट्स होंगे डीपेस्ट रीजन में इस फॉरेस्ट के, और उनमें से एक पीक लेवल पे होगा 1, मतलब जो 1 म्यूटेंट है वो। अगर लेवल 0 से लेवल 1 पहुंचना है तो तुम्हें 3 लेवल 1 म्यूटेंट्स को मारना पड़ता है। इस टेस्ट डंजन में मैंने पीक लेवल 1 म्यूटेंट को खत्म कर दिया था। ऐसे तो एक्सपीरियंस आधा हो गया पर वो फिर भी नॉर्मल लेवल 1 के बराबर का है। मेरे को 2 म्यूटेंट्स को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा अपने आप को लेवल अप करने के लिए। तभी एक मॉन्स्टर जल्दी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है येनिंग की तरफ। येनिंग अपनी गन को पकड़ता है और बोल रहा होता है कि मेरे को स्वॉर्ड यूज नहीं करनी है, स्वॉर्ड स्टॉर्म एक ही अटैक में इसे खत्म कर सकता है, पर मुझे अपनी फिजिकल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाना और साथ में साइकिक एक्सपीरियंस को पाना है। वो अपनी गन से अटैक कर देता है, मतलब उस अपनी गन को उसके मुंह पे मारता है काफी जोर से। वो जो मॉन्स्टर होता है वो पीछे गिरता है, साथ में और भी ज्यादा म्यूटेंट्स आ रहे होते हैं। येनिंग जल्दी जल्दी मूव करता है और सोच रहा होता है जो भी इंसान साइकिक सिस्टम को अवेकन करता है वो फिजिकली कमजोर होते हैं। मेरे को इस तरीके के चीजों को बदलना पड़ेगा सीनियर की आंखों में, मतलब ये बातें ही हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इन्हीं पर जो लेवल 3 तक पहुंचने का दम रखते हैं वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे, पर जल्द से जल्द लेवल 4 पहुंचाना पड़ेगा इंसानों को मुझे, वरना जब वो लेवल 4 म्यूटेंट आएगा तो मुसीबत हो जाएगी। मेरे को सीनियर्स को बताना पड़ेगा कि साइकिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है और वही एक तरीके से चाबी है लेवल 4 तक पहुंचने के लिए। ऐसे फाइट हो रही होती है, वो इंसान बोल रहा होता है कि तुमने गन फायर को सुना, दूसरा बोल रहा होता है क्या वो यंगस्टर फाइट कर रहा है, तीसरा बोल रहा होता है कि एक ट्री डीमन के पास से आई ये आवाज, ऐसा लग रहा है ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी भागो, हमें फायदे का नहीं देखना, हमें भागना है। वो बच्चा तो मरने की कोशिश कर रहा है। हमें येनिंग दिखाई देता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है ट्री डीमन से। ट्री डीमन अपनी वेन से अटैक कर रहा होता है येनिंग की तरफ। वो पीक लेवल 1 म्यूटेंट होता है ट्री डीमन।
और साथ में मिडिल लेवल 1 म्यूटेंट बाइंडर भी आ रहा होता है। येनिंग सोच रहा होता है दोनों एक साथ में। हमें ट्री डीमन दिखाई देता है जो कि येनिंग के बिल्कुल सामने होता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो सामने है तो दूसरा कहाँ पे गया। जो ट्री डीमन होता है वो येनिंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है। येनिंग सोच रहा होता है मैं सिर्फ एक को ही सेंस कर पा रहा हूँ और वो मेरे सामने है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। वो मॉन्स्टर ऐसे अपने वेन से आगे की तरफ अटैक करने लगा होता है येनिंग की तरफ। येनिंग सोच रहे थे गुस्सा फास्ट है तो जल्दी जल्दी मूव कर जाता है और उन सभी वेन से बच जाता है, पर वो ट्री डीमन पीछा नहीं छोड़ रहा होता उसका। येनिंग सोच रहा होता है कि वो गया कहाँ पे। ट्री डीमन का हाथ बिल्कुल येनिंग के सामने आ जाता है और येनिंग बड़ी मुश्किल से बचता है। येनिंग सोच रहा होता है ये इतना बड़ा मॉन्स्टर जंप भी कर सकता है, जो दूसरा है वो मेरे को दिख नहीं रहा है, क्या वो छुप के अटैक करने की सोच रहा है मेरी तरफ। ट्री डीमन फिर से अटैक करता है। येनिंग सोच रहा होता है अब मेरे को भागने की कोई भी मतलब टाइम नहीं है और सोचने का भी टाइम नहीं है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे बचना पड़ेगा, मतलब लड़ना पड़ेगा जैसे तैसे इससे। वो अपनी गन को पकड़ता है और ट्री डीमन के जो हाथ होते हैं, वेन होती है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। डीमन काफी जोर से चलाता है तभी उसे एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि ट्री डीमन के बिल्कुल ही पास में छुपा होता है। ट्री डीमन अपनी वेन से येनिंग के ऊपर अटैक कर देता है और येनिंग की बाजू में लगती है। येनिंग सोच रहा होता है वो चीज जो मैंने अभी देखी, हमारी जो टीम थी वो मिडिल लेवल 2 म्यूटेंट को आसानी से हरा सकती थी, पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 लेवल 1 म्यूटेंट के साथ एकदम से मैं फेस ऑफ करूंगा। जितने मेंबर्स थे वो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और 2 मर भी गए थे। अगर दूसरा इस तरीके से छुपा नहीं होता तो हमारी ये कंडीशन नहीं होती। मेरी पिछली जिंदगी में जो ट्री डीमन था और जो बाइंडर था उसे एक एलीट मिलिट्री टीम ने खत्म कर दिया था। उस टाइम पे उनके वर्ड्स ने मेरे को काफी ज्यादा कंफ्यूज किया था, मतलब पहले के टाइम की स्टोरी सुना रहा होता है। वो बोल रहा होता है मैंने हमेशा सोचा था कि जो दूसरा था वो कहीं और छुपा हुआ था, पर आंसर अब मेरे सामने है कि ये दोनों पास पास में ही है। ट्री डीमन ने एक तरीके से बाइंडर को बचा रहा है, बाइंडर ट्री डीमन की बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ है। बाइंडर एक तरीके से हेल्प ही कर रहा होता है ट्री डीमन की। येनिंग सोच रहा होता है कि जो बाइंडर की रोर है वो एक तरीके से पावर दे रही है ट्री डीमन को, पर इतने ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक रही है वो पावर, और जब मतलब पावर उसे मिल रही है तो वो आगे आ रहा है और जैसे ही वो जा रही है तो वो पीछे हट जा रहा है। ट्री डीमन फिर से सेम पैटर्न में अटैक कर रहा होता है येनिंग की तरफ। येनिंग अपने नाइफ को डैगर को निकालने लगा होता है और बोल रहा होता है अगर मैं करेक्ट हूँ तो ये जंप करेगा साइड से। ट्री डीमन वैसे ही करता है, अपने हाथ से अटैक करने लगा होता है साइड से। येनिंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी स्कीम को देख लिया है, ये ट्रिक का कुछ भी नहीं है। ट्री डीमन अपनी सारी वेन से अटैक करता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन जैसी हो जाती है, पर येनिंग कूदता है और उसकी वेन के ऊपर चढ़ के बोल रहा होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बाइंडर है। वो बिल्कुल ही बाइंडर के पास पहुंचने लगा होता है और अपने डैगर से एक काफी बड़ा स्लैश करता है बाइंडर के ऊपर। वो एक तरीके से बाइंडर को छुड़ा ही रहा होता है ट्री डीमन से और वो उसे निकाल ही देता है पूरे तरीके से। उसने बाइंडर अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो बोल रहा होता है जब तुम ट्री डीमन के साथ जुड़े हुए नहीं थे तो तुम तो कुछ ज्यादा कमजोर हो बाइंडर। वो अपने हाथ से ऐसे बाइंडर को मसल देता है। ट्री डीमन काफी ज्यादा जोर से चलाता है और येनिंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है। येनिंग फिर अपने डैगर को निकालता है और काफी ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करता है और ट्री डीमन की वेन्स को कट कर देता है। वैसे बोल रहा होता है कि किसने सोचा था कि बिना बाइंडर के बफ के जो ट्री डीमन की स्ट्रेंथ होगी वो लेवल 1 के पीक तक पहुंचेगी नहीं। येनिंग ने अपने दोनों हाथों में डैगर पकड़े होते हैं। ट्री डीमन डर रहा होता है और फिर से अटैक करने लगा होता है गुस्से से येनिंग की तरफ। येनिंग अपने दोनों डैगर से पूरे तरीके से ट्री डीमन की वेन्स को कट कर देता है। सिर्फ ट्री डीमन का फेस ही बचा होता है और बाकी सारे हाथ येनिंग ने काट दिए होते हैं। येनिंग बोल रहा होता है बाय और वो अपने डैगर से उसकी आंखों में अटैक कर देता है और पूरे तरीके से उसे खत्म कर देता है। बाइंडर को मारने की वजह से उसे साइकिक एक्सपीरियंस मिलता है और फिर मतलब ट्री डीमन को मारने के बाद भी उसे साइकिक एक्सपीरियंस मिलता है। उसे साथ में ही ट्री डीमन बार्क मिलती है और इक्विपमेंट में मिलता है डेड ट्री आर्मर, जाइंट क्लो मिलता है और साथ में साइकिक फ्रूट मिलता है। येनिंग सोच रहा होता है तो कुछ मतलब बड़ी बात नहीं थी, पर अच्छी प्रैक्टिस हो गई मेरे यहाँ पे और मेरे को चीजें भी मिली हैं, पर मेरे को साइकिक फ्रूट भी मिला। जैसे मैंने उन दोनों बॉसेस को डिफीट किया मेरे को ऑलरेडी काफी ज्यादा चीजें मिली हैं, मैं काफी इम्प्रूव कर चुका हूँ, रिजल्ट काफी अच्छे रहे। हमें वो 3 इंसान दिखाई देते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि जो बॉस का साइकिक प्रेशर वो गायब हो गया। दूसरा बोल रहा होता है क्या गन शॉट की आवाज आई, क्या कोई लेवल 2 अवेकन्ड आया। पहले वाला बोल रहा होता है पर हमारे अलावा और उस बच्चे के अलावा कोई यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा बोल रहा होता है वो बच्चा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था जब हम उससे मिले थे, क्या उसी ने खत्म कर दिया, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया देता है हेवनली विंड सेफ्टी जोन की इनर सिटी का। वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे म्यूटेंट मटेरियल्स को खरीदा जा सकता है। येनिंग सामान लेके वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि क्या तुम मटेरियल्स बेचना चाहते हो। येनिंग बोल रहा होता है इन्हें रखो और मुझे प्राइस बताओ। वो सोच रहा होता है ऐसे तो मैं सिस्टम ट्रेडिंग चैनल को यूज कर सकता हूँ, पर एक तरीके से मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा, वहाँ पे मुझे पैसा भी कमाना पड़ेगा, तो इस तरीके का ट्रेड ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए। वो लड़की वहाँ पे बोल रही होती है कि जो 4 पीसेस तुमने मटेरियल के दिए हुए हैं वो पीक लेवल 1 म्यूटेंट के हैं, उससे तुम आर्मर बना सकते हो,
एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स बना सकते हो। एस्टिमेट प्राइस जो है वो 697 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा पहली टाइम है हमारे पास आना, तो हम अच्छे प्राइस के साथ तुम्हारे लिए मतलब बाय कर सकते हैं इन चीज़ों को। 700 क्रेडिट पॉइंट देते हैं तुम्हें क्योंकि तुम न्यूली हमारे साथ जुड़े हुए, कि सही होगा तुम्हारे लिए। एनिंग सोच रहा होता है इस अपोकलिप्स में 700 क्रेडिट पॉइंट्स तुम्हें 200 किलो से भी ज्यादा मीट को दिलवा सकता है। 7 से 8 मर्चनरी सोल्जर्स जो होते हैं उनको तुम्हारे लिए काम करवा सकता है। ये काफी बड़ी वैल्यू है, मतलब काफी ज्यादा पैसा है। वो बोलता है हाँ ठीक है शॉपकीपर। वो लड़की बोलती है कि हमने पॉइंट्स को ट्रांसफर कर दिया, प्लीज चेक करो। तब वो जो मैनेजर होता है वो कार्ड को लेके आता है और बोलता है कि हम इक्विपमेंट के साथ, सप्लाईज के साथ, फायर आर्म्स के साथ भी काम करते हैं, हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं अगर क्लाइंट चाहे तो। क्या तुम कुछ और चाहते हो सर? येनिंग बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड स्किल्स हैं? मैनेजर बोलता है कि हमारे पास हैं पर उनका लेवल कुछ ज्यादा कम है। एक्चुअल में सिर्फ हमारे पास लेवल डी स्किल्स हैं। पूरे एंटायर हेवन विंड सेफ्टी जोन की बात कर रहा हूँ मैं। वो लड़की बोलती है कि हमारे पास 3 बुक का, क्या तुम बाय करना चाहते हो? पहली बुक मैड स्लैश होती है जिसका इफेक्ट ये होता है कि वो स्टेमिना को यूज करता है और साइकिक एनर्जी को यूज करता है। 1.2 टाइम्स स्ट्रेंथ का डैमेज देती है वो। अगली स्वॉर्ड कट स्किल होती है, उससे अगली कंटिन्यूस स्लैश होती है। येनिंग बोल रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है कि ये लोएस्ट लेवल की हैं, ये सब यूजलेस हैं। ऐसे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पावर चेंज हो सकती है सिस्टम से। पर फिर भी मैं ऐसे रैंडमली स्किल को चूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत तो ओरिजिनल की तरह रहता ही है अटैक और स्किल। जैसे कि स्वॉर्ड स्टॉर्म स्किल की बात करें, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर फिर भी उसे रिलीज करने के लिए टाइम लग जाता है। छोटे एरिया में यूज नहीं कर सकता मैं ऐसे क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़े एरिया को कवर करता है। अगर एक हाई लेवल म्यूटेंट मेरे सामने आ गया जो कि काफी ज्यादा फास्ट होगा फ्यूचर में, तो स्वॉर्ड स्टॉर्म से वो अगर बच जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए उससे लड़ना। जो मैनेजर होता है वो बोलते तो मेरे पसंद नहीं आई क्लाइंट। एक्चुअल में अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो हम अच्छी स्वॉर्ड स्किल तुम्हारे लिए ले आएंगे। अगर तुम पैसा देने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हारे लिए लेवल सी बुक्स भी ले आएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक तुम्हें पता नहीं है तो हम लेवल बी भी प्रोवाइड कर सकते हैं तुम्हें। येनिंग बोल रहा होता है कि नहीं मुझे स्वॉर्ड कट स्किल चाहिए। वो सोच रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि ये फास्ट स्लैश वाली स्किल किस तरीके में बदलेगी। मैनेजर सोच रहा होता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि पीक लेवल 1 म्यूटेंट के मटेरियल्स को बेच सकता है वो इस यूजलेस स्किल में इंटरेस्टेड है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये अमीर है पर दिमाग से थोड़ा पैदल है? चलो सोचने में क्या ही है। वो बोलता है कि जो स्वॉर्ड कट स्किल है उसके लिए तुम्हें 600 क्रेडिट पॉइंट्स देने पड़ेंगे। 600 नहीं, एक्चुअल में 100 क्रेडिट पॉइंट्स दिए होते हैं। 600 इसे स्वॉर्ड कट स्किल के साथ मिलते हैं, वो चीजें उसे मिल जाती है। मैनेजर होता है वो बोलता है कि स्वॉर्ड कट स्किल और 600 क्रेडिट पॉइंट्स तुम्हें देने पड़ेंगे। यानी कि वहाँ पे 600 क्रेडिट पॉइंट लग जाते हैं। मैनेजर फिर उसे वहीं से मतलब वो दोबारा मिलने के लिए बोलता है उसे। यानी जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी भी 100 क्रेडिट पॉइंट बचे हुए हैं, चलो कुछ खाना खरीदता हूँ मैं जाओयान के लिए। वो ऐसे घर जाता है। जाओयान बोल रही होती है तुम इतने ज्यादा टेस्टी फूड को दोबारा ले आए? यानी बोल रहा होता है कि मैं अब अवेकन हूँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था लास्ट टाइम। अच्छी चीजें होंगी अब हमारे साथ फ्यूचर में। मैंने कुछ स्नैक्स भी तुम्हारे लिए उठाए हुए हैं। हम बता जाते हैं कि एपोकलिप्स में जीना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो जो स्नैक्स है वो भी एक तरीके से लग्जरी आइटम है। जायान बोल रही होती है कि वाओ ब्रदर, मैंने सुना है कि सिर्फ ऑफिशियल्स के पास होते हैं घर में स्नैक्स, हमारे रीजन में किसी ने स्नैक्स देखे ही नहीं है। येनिंग बोल रहा होता है कि खाओ, तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा मिलेंगे, ये प्रॉमिस है। सो येनिंग सोच रहा होता है आज मॉम वापस नहीं आएंगे और जायान ऑलरेडी सो चुकी है। अब टाइम है नई स्किल को लर्न करने का। वो स्वॉर्ड कोड सिस्टम को ओपन करता है और साथ में वो जो लेवल डी स्किल बुक होती है स्वॉर्ड कट, उसे पा लेता है। उसकी करंट स्किल्स 4 में से 2 होती हैं और जो उसकी स्किल थी स्वॉर्ड कट की वो चेंज हो जाती है लेवल SSS में, जिसका नाम हेवली लाइट रिफ्ट बन जाता है। इस अटैक में ऐसा ही था कि 400 साइकिक पॉइंट्स लगने थे, एक स्लैश जाएगा जिसकी अटैक पावर 600% होगी, स्पीड भी बढ़ेगी उससे और ये 1 सेकंड तक रहेगा। येनिंग बोल रहा होता है कि 600% मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, चाहे 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो। काफी बड़ा डिफरेंस है, मैंने बिल्कुल सही चॉइस की थी। हाँ, और नेक्स्ट मुझे अभी भी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर पाऊँ, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे? हाँ, मुझे याद आया, अगर स्पीड की बात करें तो वो प्लेस सबसे ज्यादा सही होगा। येनिंग ऐसे अपनी कॉस्ट्यूम डाल लेता है और साथ में अपना मास्क डाल देता है। फिर हमें 2 घंटे के बाद हेवनली विंड के बाहर का सीन दिखाई देता है, मतलब जो सेंटर होता है उसके आउटसाइड का। वहाँ पे काफी ज्यादा प्लांट्स होते हैं जो कि बिल्डिंग से बाहर निकल रहे होते हैं। येनिंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि चाहे मेरी पिछली जिंदगी हो चाहे ये वाली हो, ये जो
जगह है इस पे कोई भी नहीं आता है, वो जिन्युआन मिडिल डिस्ट्रिक्ट होती है। येनिंग सोच रहा होता है कि पिछली जिंदगी में मैंने एक्सीडेंटली एक लेवल 2 म्यूटेंट को यहाँ पे डिस्कवर कर लिया था जो काफी ज्यादा स्पीड से मूव करता था, और उस म्यूटेंट के पास एक काफी ज्यादा वैल्यूएबल ब्लू इक्विपमेंट है। वो ऐसे चिपक जाता है क्योंकि जो नीचे म्यूटेंट की बॉडीज होती हैं वो काफी ज्यादा स्टिकी होती हैं। साथ पे वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है येनिंग के पीछे। येनिंग उसे नोटिस कर लेते हैं, पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पास पहुंच गया होता है येनिंग के। वो अपने माउथ को ओपन करता है और येनिंग को खाने लगा होता है। तभी येनिंग अपनी नाइफ को बाहर निकालता है और उस मॉन्स्टर को ऐसे पीसेस में कट कर देता है अपने स्वॉर्ड ऑरा को यूज करके। येनिंग बोल रहा होता है कि अच्छी बात है कि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी था, अगर क्रोलर होता तो चीजें मुश्किल हो जाती मेरे लिए। उसके साथ इस टॉक्सिक स्वैम्प में लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब ये कीचड़ जैसे में। तो मेरे को जल्दी से जल्दी अपने प्लान्स बदलने पड़ेंगे। वैसे एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचते जहाँ पे हमें वो एक्चुअल में क्रिएचर भी दिखाई देता है। वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है, मतलब हमें उसकी पिछली जिंदगी का सीन दिखाया देता है। वो बोल रहा होता है कि जब मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इससे लड़ाई की थी तो मैं ऑलरेडी लेवल 2 पे था और मेरे पास ब्लू इक्विपमेंट था। उसके हर एक टकराने से मेरे को चोट लग रही थी। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी स्लो होऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर मुझे सही तरीके से याद हो तो जो क्लाइंबर है वो यहाँ पे होगा आसपास, वो बिल्डिंग्स को देख रहा होता है। वो पीछे की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसी कोई चीज थी क्या। वैसे ही एक वेंट जैसे को काटता है और बोल रहा होता है कि शायद मैंने पिछले टाइम देखा नहीं था, पर ये काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है ट्रैप को बनाने के लिए। वैसे ही मतलब एक तरीके से आयरन को काट रहा होता है, तो वो जो क्रिएचर होता है वो वहाँ पे आ जाता है। येनिंग सोच रहा होता है कि ये एक हिडन एलीट म्यूटेंट एक्चुअल में यहाँ पे आ गया। वो येनिंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है, तब येनिंग साइड हो जाता है और वो मॉन्स्टर अंदर घुस जाता है। येनिंग बोल रहा होता है मेरे को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा क्लाइंबर के आने से पहले। येनिंग बोल रहा होता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। जो ट्रैप था वो एक्चुअल में काम कर गया, मतलब उसने आयरन रोड्स को सीधा कर दिया होता है और जो आयरन रोड्स होती हैं वो मॉन्स्टर के सर में घुस जाती हैं। तभी एक और क्रिएचर आ जाता है, काफी ज्यादा फास्ट तरीके से वो मूव कर रहा होता है बिल्डिंग से जंप करके। उसे एक तरीके से पता लग जाता है कि वो क्लाइंबर होता है और क्लाइंबर वहां पे पहुंच जाता है। उसे देख के मतलब मॉन्स्टर भी डर जाता है और येनिंग भी थोड़ा चौंक जाता है। वो बिल्कुल ही बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया होता है। येनिंग सोच रहा होता है कि नहीं, मेरे को 2 से एक साथ लड़ना पड़ना है यहाँ पे। येनिंग काफी जल्दी मूव करता है क्लाइंबर के अटैक से बचने के लिए, और वो सोच रहा होता है कि ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि मेरी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा फास्ट हो गया है। एक प्रिंसिपल है डार्कनेस का, अगर मैं कुछ ज्यादा क्लोज होऊंगा क्लाइंबर के तो आसान हो जाएगा इसके अटैक्स को डोज करना, पर इसके जो चार्ज अटैक होते हैं उसका पता लगाना मुश्किल होता है कि वो किस तरफ से आएगा। दूसरा मॉन्स्टर भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है येनिंग की तरफ। येनिंग सोच रहा होता है कि मेरे को सोचने का टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे, क्लाइंबर के अटैक मुझे अवॉइड करने हैं, और खासकर एलीट म्यूटेंट के अटैक भी। म्यूटेंट के अटैक रोक ही सकता हूँ वैसे तो मैं। वो फिर अपने दोनों हाथों को पास में लाके म्यूटेंट के अटैक को रोक रहा होता है और अपने नाइफ से अटैक कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ट्रैप से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, डैमेज अब मैं ज्यादा दे सकता हूँ। ऐसे तो मैं यहाँ पे अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आया था, पर जो करंट सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है। अगर मैं स्वॉर्ड स्टॉर्म को यूज करूंगा तो ज्यादा सही होगा, पर अब दोनों मॉन्स्टर्स हैं तो दोनों को एक साथ फाइट करना हो मुझे, तो स्वॉर्ड स्टॉर्म अकेले नहीं खत्म कर पाएगा। क्लाइंबर कुछ ज्यादा फास्ट है और स्वॉर्ड स्टॉर्म से इसके ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा, और ऊपर से इन दोनों लेवल 2 म्यूटेंट्स के साथ फाइट करना सेम टाइम पे, ये मेरी जो लेवल 0 की फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी नहीं है इसके लिए। मेरे को स्वॉर्ड कट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। वो दोनों जो म्यूटेंट्स होते हैं वो येनिंग की तरफ आ रहे होते हैं। येनिंग बोलता है कि 1 मिनट, मुझे स्किल डिस्क्रिप्शन के बारे में याद आया, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जो स्वॉर्ड अटैक है उसके साथ स्वॉर्ड ऑरा भी रिलीज होगा। जो क्लाइंबर होता है वो येनिंग के पीछे पड़ा होता है। येनिंग जल्दी भाग रहा होता है और बोलता है कि ऐसे तो मुझे पता नहीं कि कितना लंबा स्वॉर्ड ऑरा होगा, पर ये एस्टिमेट मैं कर सकता हूँ कि इसकी जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी वो इतनी भी कम नहीं होगी। वो दोनों मॉन्स्टर के सामने मतलब बीचों बीच आ जाता है और बोल रहा होता है कि अगर ऑरा कम भी होगा फिर भी मैं अपनी बाजू को लंबा कर दूंगा, तो ये काफी होगा दोनों म्यूटेंट्स को एक ही साथ में मारने के लिए। वो स्वॉर्ड कट हेवनली लाइट ड्रिफ्ट को यूज करता है, जो उसका स्वॉर्ड स्लैश होता है, स्वॉर्ड ऑरा होता है, वो हर डायरेक्शन में उड़ रहा होता है, खासकर म्यूटेंट्स को लग रहा होता है। जो दूसरा म्यूटेंट होता है वो तो मर जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं, साथ में क्लाइंबर भी खत्म हो जाता है। येनिंग बोल रहा होता है कि मैंने दोनों को एक ही बार में मार दिया, ये अटैक तो कुछ ज्यादा अच्छा है। जो स्वॉर्ड ऑरा था वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, ये सही रहा मेरा कि मैंने एक तरीके से दोनों को सेम
ही टाइम पे अटैक किया। मुझे पहले स्किल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं इसे सही तरीके से यूज कर पाऊँ। ऐसे नोटिफिकेशन आ रही होती है कि तुमने लेवल 2 म्यूटेंट्स को मारा है तो तुम्हें काफी ज्यादा साइकिक एक्सपीरियंस मिलेगा। तुमने एक हाई लेवल 1 म्यूटेंट को भी मारा अर्थवॉर्म को तो तुम्हें साइकिक एक्सपीरियंस और मिलेगा। तुम्हें क्रोलिंग फीट इक्विपमेंट मिलता है, मतलब मटेरियल मिलता है, अजाइल कोर भी मिलता है और साथ में टेयरिंग विंड क्लो भी मिलता है जो कि सुपीरियर ब्लो लेवल का इक्विपमेंट होता है। एनिंग बोल रहा होता है कि मैंने रिस्क लिया और जो मेरे को रिवॉर्ड्स मिले हैं वो भी सही है। फिर हमें हेवनली विंड मिलिट्री रीजन के गार्ड स्टेशन का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे जो एक इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है, एबनॉर्मल एनर्जी जो हमने कभी नहीं देखी वो आ रही है आज, अलार्म को ऑन कर दो। बाकी भी लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। एक बोलता है कि क्या हुआ, तुमने अलार्म को क्यों बजा दिया। दूसरा बोल रहा होता है कि एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं क्या लेवल 3 अवेकन फाइट कर रहा है क्या मॉन्स्टर से। वो इंसान सोच रहा होता है कि जो हमारे हेवनली विंड मिलिट्री रीजन के लेवल 3 अवेकन है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आज बाहर जाने का। क्या किसी और मिलिट्री रीजन का इंसान यहाँ पे आया है या फिर कोई स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है किसी दूसरी नेशन का। हमें जल्दी से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कौन उन मॉन्स्टर्स को मार रहा है। फिर हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे लोग आगे होते हैं दो। एक बोल रहा होता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने इस तरीके के ट्रेसेस देखे हैं लड़ाई के। मुझे याद है कि लेवल 2 तो कोई भी नहीं है मिलिट्री रीजन के आसपास, कौन इस तरीके के अटैक को कर सकता है। दूसरा बोलते है कि 1 मिनट रुको देखो इसे। और जो मीटर होता है उस पर 55% शो हो रहा होता है। वो इंसान बोल रहा था क्या रिमेनिंग एनर्जी को देखें तो जो साइकिक एनर्जी एक्टिवेट हुई है उस पर्सन की स्किल की वो एटलीस्ट 4000 है। इतनी बड़े अमाउंट को वो यूज कर रहा है पावर के। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें लेवल 3 मतलब मिडिल लेवल 3 होना पड़ना। अगर इससे छोटा हो गया फिर कम लेवल होगा तो वो पैरालाइज हो जाएंगे इस मूव को यूज करने के बाद ऑन द स्पॉट। ये तो इमरजेंसी है सच में। पर हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा जो अथॉरिटी है वो कम है। हमें जल्दी से कमांडर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है। हमें फिर हेवनली विंड सेफ जोन का सीन दिखाते हैं। ये वहाँ पहुंच जाता है। इसके इक्विपमेंट्स का फायदा ये होता है कि एजिलिटी +4 होती है, स्ट्रेंथ +2 होती है, अटैक स्पीड 30% से इंक्रीज हो जाती है और साथ में डबल डैमेज 120% और ऐसे ही कुछ फायदे होते हैं उसके इक्विपमेंट के। येनिंग बोल रहा होता है कि इन स्किल्स और एट्रीब्यूट्स की हेल्प से जो एक तरीके से इनकी कीमत है वो 60,000 क्रेडिट्स थी मेरे प्रीवियस लाइफ में। मैं ये होप करता हूँ कि मैंने अच्छे प्राइस में बेच पाऊँ इस जिंदगी में। वो ऐसे अपने रूम में पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, चलो ऑनलाइन चेक करता हूँ। वो कुछ सेंड करता है, उससे नोटिफिकेशन आती है। वो बोल रहा होता है 1 ही सेकंड हुई और कोई इंटरेस्टेड है इसमें। तभी एक इंसान होता है वो मैसेज कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे टेयरिंग विंड क्लो को बाय करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अच्छा प्राइस दे सकते हो। येनिंग बोलते हैं कि 60,000 क्रेडिट्स मैं बार्गेन नहीं करूंगा। इंसान बोल रहा होता है कि दोस्त मैं रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, स्किल्स या फिर खाने को पेमेंट का पार्ट बना सकता हूँ, क्या तुम अभी भी ऑफर करोगे। एक और इंसान 30,000 पॉइंट्स कर रहा होता है ऑफर। येनिंग बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे चिंता नहीं करनी है बायर को ढूंढने के लिए। ऐसे मतलब लोग बार बार पूछ रहे होते हैं कि प्राइस डिस्कस करते हैं अगर तुम ऐसा वैसा करना चाहो तो। येनिंग बोल देता है कि 30,000 क्रेडिट पॉइंट से मैं कम नहीं करूंगा और बाकी रिसोर्सेज भी चाहिए मुझे साथ में। इक्विपमेंट तो ठीक है पर स्किल्स की बात करें तो मुझे स्पोर्ट्स स्किल्स चाहिए और साइकिक फ्रूट्स भी अच्छे होंगे खाने के उसमें। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो इक्विपमेंट है ये काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे इसे पाना पड़ेगा चाहे मेरे को सब कुछ रिस्क्यू ना करना पड़े। वो बोल देता है बाकियों को कि जल्दी से इन्वेंट्री में इक्विपमेंट्स को ढूंढो, खासकर स्पोर्ट्समैन क्लास के। बाकी बोल देते हैं कि ठीक है चीफ हम ऐसा ही करेंगे। वो मतलब काफी खतरनाक इंसान होता है शायद। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सभी इकट्ठा कर लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि चीफ हमने सारे इक्विपमेंट्स को ढूंढ लिया है। वो जो चीफ होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है काफी नहीं होगा, मुझे पहले डिपॉजिट देना पड़ेगा ताकि इक्विपमेंट वो मुझे ही मिले। जल्दी से जाओ पैसे को कलेक्ट करो, जल्दी करना। फिर वो पैसा भेज देता है। येनिंग सोच रहा होता है कि ये पर्सन सच्ची मुच्ची इक्विपमेंट को काफी ज्यादा पसंद करता है। मेरी पिछली जिंदगी में जो मेरी मदर थी और जायान थी वो हमेशा मौत से डरते थे, कोई भी एक अकेला दिन उनका अच्छा नहीं बीता था। अब मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं तो चीजें मुश्किल नहीं होंगी उनके लिए और मैं पैसे का क्या करूं। चलो मैं उनकी जिंदगी सबसे अच्छी बनाना चाहता हूँ। तो वो जो इंसान होता है वो बोलते कि बॉस जो बाकी के पैसा है हम उनसे इकट्ठा कर रहे हैं, कल के टाइम तक हम तुम्हें उसे भेज देंगे। फिर मैं अगले दिन हेवनली विंड रियल एस्टेट कंपनी का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे येनिंग पहुंच जाता है। वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है कि हेलो किस तरीके के अपार्टमेंट को तुम ढूंढना चाहते हो, क्या तुम पहले भी यहाँ पे आए थे। येनिंग बोल रहा होता है कि मैं बेस्ट चाहता हूँ तुमसे,
जल्दी करो जितना हो सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टीज है तुम्हारे पास अभी? जायान भी वहाँ पे होती है, वो सोच रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा एक सुंदर सा होटल है। वो लड़की सोच रही होती है कि एक लेवल 0 अवेकंड, इसकी इतनी हिम्मत की यहाँ पे आके प्रॉपर्टी ढूंढने की बात कर रहा है, ये तो यहाँ की एक ईंट भी नहीं खरीद सकता है। वो लड़की बोल रही होती है कि जो बेस्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है उसके लिए 40,000 क्रेडिट्स चाहिए, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम वहाँ जा सकते हो साइड में और बाकियों को देख सकते हो, जो कि 2,000 की कुछ के हैं। मेरे को बाकी कस्टमर से बात करनी है। येनिंग बोलते कि नहीं, अगर 40,000 की बात है तो मैं अभी अभी तुम्हें सेंड कर सकता हूँ उन्हें। जायान ये सुन के हैरान हो जाती है। वो लड़की बोल रही होती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो चलो डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। वो सोच रही होती है कि देखने से कितना ज्यादा गरीब लग रहा है, पर ये पैसे की मेरे से बात कर रहा है। अगर इसके पास पैसा नहीं होगा तो इसे यहाँ से दफा हो जाना चाहिए, मेरे टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तभी ऐसे ही वो लड़की बोलती है कि करंट बैलेंस 13,000 है, कम है। येनिंग बोल रहा होता है 1 मोमेंट रुको, कुछ मिनट्स। वो लड़की बोल रही होती है कि सर तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी कुछ मिनट से क्या हो जाएगा? क्या तुम्हें 10,000 क्रेडिट्स आ जाएंगे? तभी उसे मतलब पैसा आ जाता है। मैसेज में वो इंसान बोल रहा होता है कि हमने बाकी के 39,375 क्रेडिट्स को भी इकट्ठा कर लिया, साथ में इक्विपमेंट्स और साइकिक फ्रूट्स को भी। क्या ये काफी होगा? येनिंग देख रहा होता है और बोलता है कि ऐसे तो ये सभी वाइट इक्विपमेंट्स हैं, पर ये पूरा सेट है। वो मान जाता है, उसे 39 मतलब वो जो क्रेडिट्स होते हैं वो मिल जाते हैं और बोलता है वो कि मैं पे कर सकता हूँ। वो सुन के लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसका जो बिहेवियर होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। वो बोल रही होती है कि बिग ब्रदर तुम सच्ची मुझे कुछ ज्यादा यंग और प्रॉमिसिंग हो, इतनी ज्यादा यंग एज में तुम इतने ज्यादा अमीर हो, तुम ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर कुछ छोड़ तुम्हारा प्लान है? मतलब ये येनिंग बोल रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी जल्दी से ट्रांसफर, प्लीज वीआईपी रूम में चलो, मैं तुम्हें सबसे बेस्ट सर्विस दूंगी। फिर ऐसे ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। येनिंग अपनी बहन के साथ उस रूम में पहुंच जाता है। येनिंग बोल रहा होता है, मतलब जायान बोल रही होती है कि ब्रदर क्या हम यहाँ पे रहेंगे अब से? येनिंग बोल रहा होता है हाँ, अब तुम्हें कचरे में चीजें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है जायान, कीज ले लो ताकि तुम मदर के साथ यहाँ पे रह सको। जायान बोल रही होती है कि ब्रदर मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहते हो तुम? येनिंग बोल रहा होता है कि मुझे काम है थोड़ा सा। फिर ऐसे येनिंग जा रहा होता है कहीं पे और सोच रहा होता है कि कुछ और रिसोर्सेज जो कि बची हुई हैं क्लाइंबर को मारने के बाद, मुझे उन्हें जल्दी से लाना पड़ेगा। जो हाई लेवल म्यूटेंट्स है हेवनली विंड के आसपास, उन्हें मिलिट्री ने खत्म कर दिया है। कुछ ड्रॉप्स होंगी जो कि द्वारा बन जाती होंगी, पर लो लेवल होंगे वो, मतलब म्यूटेंट्स की बात हो रही है। अकेला चॉइस मेरे पास यही है और वो कोप्स एकेडमी है, जो कि अकेली वाइल्ड डंजन है सेफ जोन के बाहर, जो कि साइकिक फ्रूट्स देती है। फिर ऐसे येनिंग वहाँ पहुंच जाता है जो कि कोप्स एकेडमी डंजन होती है। वहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं। डंजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ म्यूटेंट ज़ॉम्बीज और लोग होते हैं डंजन में। उसका ये सीन है कि काफी ज्यादा जो इंसान थे वो ज़ॉम्बीज में बदल गए थे और उस जगह पे हैं उस डंजन में। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद तुम डंजन को एस्केप कर सकते हो। नॉर्मल सी बात है कि एकेडमी में 12 घंटे के लिए तुम्हें सर्वाइव करना है और उस टाइम पे तुम एकेडमी को छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम्हें वाइट इक्विपमेंट मिलेगा, साथ में एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर तुम फ्रेगमेंटेड लेडी कोप्स को मारोगे जिसकी डिफिकल्टी लेवल D है, और मतलब ये अलग से मिशंस होते हैं जिससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। साथ में बचर म्यूटेंट को मारना होता है और बाकी जितने भी ज़ॉम्बीज़ उन्हें खत्म करना होता है। एक इंसान बोल रहा होता है कि हेलो मेरा नाम गायुन है, क्या किसी ने ये डंजन पहले भी की है? एक बोल रहा होता है कि मैंने पहले की है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि मैं लीडर बन जाता हूँ और मैं तुम सभी की हेल्प करूंगा। सो गाइस ये वाला एपिसोड इतना ही था। अब नेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हो तो वेट करो, तब तक दूसरी सीरीज को एंजॉय करो। लाइक कर देना इस सीरीज को जितना हो सकता है उतना। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।